नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, ये जो है एनसीईआरटी रिव्यू वीडियो है। लाइन टू लाइन अपन इसको रीड करेंगे। वन शॉट वीडियो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैप्टर की। ठीक है, तो उसमें अपन कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझ चुके हैं। अब अपन रीड करके देख लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को रीड करके देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, ठीक है, O2 and other essential substances। अपन को इतना पता है कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, उनको अपन को न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, ऑक्सीजन देनी पड़ेगी और एसेंशियल जो सब्सटेंसेस है वो देने पड़ेंगे। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज। जितने भी जो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं उनको रिमूव भी करना पड़ेगा हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substances to the cells and from the cells। ठीक है, इसके लिए अपन को एक efficient अपन को मैकेनिज्म चाहिए कि सेल्स तक तो मतलब एसेंशियल जो सब्सटेंसेस है उनको तो सेल्स तक अपन पहुंचा दें और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको सेल्स से निकाल लें। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग जो ग्रुप है एनिमल्स का उन्होंने अलग अलग अपने इवॉल्व कर रखे हैं मैकेनिज्म, ठीक है, मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। Simple organisms like sponges and ciliates circulate water from their surrounding through their body cavities to facilitate the cells to exchange these substances। ठीक है, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है जैसे स्पंजेज हो गए, सिलिएट्स हो गए, क्या करते हैं, जो वाटर है सराउंडिंग में उसको सर्कुलेट करते हैं अपनी बॉडी केविटी के अंदर। और ठीक है, और ऐसे क्या होता है, एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का सेल्स के बीच में। More complex organism use special fluids within their bodies to transport such materials। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, स्पेशल फ्लूइड यूज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर ऐसे जो मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पज। ठीक है, इस काम के लिए मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए जो ब्लड है वो सबसे कॉमन फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है जो यूज किया जाता है हायर ऑर्गेनिजम्स और उनमें ह्यूमंस भी इंक्लूडेड है। अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो लिम्फ है वो भी हेल्प करता है। In this chapter you will learn about the composition and properties of blood and lymph। ब्लड और लिम्फ क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है। ठीक है, उसके अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है, और मैकेनिज्म क्या है सर्कुलेशन का, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड का जो सर्कुलेशन का मैकेनिज्म क्या है उसको भी अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन ब्लड से। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा इज ए स्ट्रोक कलर्ड, प्लाज्मा कलर कैसा है, स्ट्रोक कलर है। ठीक है, विस्कस फ्लूइड है कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। ब्लड का 55% जो पार्ट है वो किसका है, प्लाज्मा का है। कलर कैसा है, स्ट्रोक कलर है और विस्कस फ्लूइड है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92%, 90 to 92% क्या है, वाटर प्रेजेंट है। एंड प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8% और 6 से 8% क्या है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन। ठीक है, फिब्रिनोजन होगी, ग्लोबुलिन होगी और एल्ब्यूमिन होगी, ये क्या है, मेजर प्रोटीन्स हैं। फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लोटिंग। ठीक है, क्लोटिंग के लिए चाहिए फिब्रिनोजन, किसके लिए चाहिए, क्लोटिंग के लिए चाहिए। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक, क्लोटिंग या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है, फिब्रिनोजन। ग्लोबुलिन्स प्राइमरी इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है, ग्लोबुलिन्स जो है, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वो किसके अंदर इन्वॉल्व होती है, डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। एंड द एल्बुमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, और जो एल्बुमिन्स है वो किसके अंदर हेल्प करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस के अंदर। ठीक है, ग्लोबुलिन्स कौन सी होगी, जो आपने पढ़ी होगी आईजी, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए। ठीक है, तो वो क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन ही है। फिर आगे चलते हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक Na+, Ca+2, Mg+2, HCO3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव एक्सेट्रा। ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर स्मॉल अमाउंट में, कुछ अमाउंट में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे Na+ हो गया, Ca+2 हो गया, Mg+2 हो गया, HCO3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव। ग्लूकोज भी प्रेजेंट है स्मॉल अमाउंट में, अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट है और लिपिड्स भी प्रेजेंट है।
आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। ठीक है, ये अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते ही हैं। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो भी अपने ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसके अंदर हेल्प करते हैं, कोगुलेशन या फिर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लोटिंग या फिर कोगुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं, जो कि वो फैक्टर्स जो है वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, जो प्लाज्मा है बिना क्लोटिंग फैक्टर के क्या है, सीरम बोल सकते हैं अपन इसको, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर क्या हो गया, सीरम होता है। ठीक है, अब बात करेंगे प्लाज्मा की। अपन ने बात करी ब्लड की, दो पार्ट मैंने बताया आपको, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा की बात अपन ने कर चुके हैं अपन, अब बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटिलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटिलेट्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं अपन, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। ठीक है, 55% ब्लड का कौन बनाता है, प्लाज्मा, और 45% कौन बनाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड। ब्लड के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन होगी, आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड जो सेल्स हैं वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट जो है वो सबसे ज्यादा है। A healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 million RBC। ठीक है, वो ब्लड, ठीक है, ब्लड के अंदर एक अडल्ट वुमन है, ठीक है, एडल्ट मैन है, उसके अंदर 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मेरो इन द अडल्ट्स। अडल्ट्स के अंदर जो रेड बोन मेरो है वहां पर आरबीसी बनती है। आरबीसीज आर डिवोइड ऑफ न्यूक्लियस इन द मोस्ट ऑफ ममल्स एंड आर बाइकॉनकेव इन शेप। आरबीसी का शेप कैसा है, बाइकॉनकेव है, और उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है ममल्स के अंदर। They have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin। रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही रेड ब्लड सेल्स का कलर कैसा होता है, लाल होता है, रेड होता है। Hence the color and the name of these cells। ठीक है, इनका कलर और नाम इसी वजह से रेड है। ठीक है, A healthy individual has 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो उसके 100 ml ब्लड के अंदर, उसके 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases। ये जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है वो किसके अंदर हेल्प करता है, सिग्निफिकेंट रोल किसके अंदर है उसका, रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ये अपन ने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर देख चुके हैं अपन। ऑक्सीजन और CO2 की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करती है हीमोग्लोबिन। RBCs have an average लाइफ स्पान ऑफ 120 डेज। 120 दिन की लाइफ स्पान होती है इनकी। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है स्प्लीन के अंदर, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, स्प्लीन क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। एरिथ्रोसाइट की बात कर ली, अब बात करेंगे अपन ल्यूकोसाइट की। बात करेंगे ल्यूकोसाइट की। ल्यूकोसाइट आर ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट को अपन और क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, WBC, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। ल्यूकोसाइट्स के अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसलिए वो कैसी होती है, कलरलेस होती है, इसलिए उनको व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेजेस 6000 to 8000 mm ऑफ क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर 6000 से 8000 WBC होती है। ठीक है, और वो आरबीसी कितनी होती है, 5 मिलियन से 5.5 मिलियन। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, इनकी लाइफ स्पान भी 2 वीक्स की होती है। वी हैव 2 मेन कैटेगरीज ऑफ WBC। WBC की अपने पास 2 मेन कैटेगरीज हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, एक होगी ग्रेनुलोसाइट और एक होगी एग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कौन सी होगी, न्यूट्रोफिल्स होगी, इओसिनोफिल्स होगी और बेसोफिल्स होगी। ये कौन सी होगी, ग्रेनुलोसाइट होगी। वाइल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट कैसी होगी, एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स।
न्यूट्रोफिल्स कैसी हो गई, मोस्ट अबंडेंट सेल्स है 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC, ठीक है, टोटल WBC के अंदर 60 से 65% कौन है, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है। एंड बेसोफिल्स आर द लिस्ट, और सबसे कम कौन है, बेसोफिल्स 0.5 to 1% अमंग देम। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स कितनी होती है 6 to 8%, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है वन शॉट वीडियो के अंदर, तो वो आप पहले कर लोगे तो आपको ये मतलब समझने में चैप्टर को बहुत आसानी होगी। 6 to 8% आर फेगोसाइटिक। न्यूट्रोफिल्स और जो मोनोसाइट है कैसी होती है, फेगोसाइटिक होती हैं, फेगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी, ठीक है, जो बॉडी के अंदर फॉरेन ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेसोफिल्स जो है वो सिक्रीट करती हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपेरिन। जो बेसोफिल्स है, ठीक है, बेसिक जो सब्सटेंसेस है वो रिलीज करती है, जैसे हिपेरिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया और हिस्टामाइन हो गया। एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस है उनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कौन, ये जो हिस्टामाइन है, सेरोटोनिन है, हिपेरिन है। इयोसिनोफिल्स कितना होता है, 2 से 3% होता है। रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो, इन्फेक्शन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, जो एलर्जिक रिएक्शन है उनमें एसोसिएटेड होता है ये इयोसिनोफिल्स। लिम्फोसाइट 20 to 25% आर ऑफ 2 मेजर टाइप्स, ठीक है, जो लिम्फोसाइट है वो कितना होता है 20 से 25% होता है, ठीक है। 2 मेजर टाइप के होते हैं, बी एंड टी फॉर्म, ठीक है, एक होता है बी लिम्फोसाइट एंड एक होता है टी लिम्फोसाइट। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसमें ये इनका ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। फिर बात करते हैं प्लेटिलेट्स की। अपन ने बात कर ली एरिथ्रोसाइट की, बात कर ली अपन ने, बात कर ली ल्यूकोसाइट की, बात करेंगे प्लेटिलेट्स की। प्लेटिलेट्स ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटिलेट्स और क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकार्योसाइट्स, स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1,50,000 to 3,50,000 platelets. Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood, ठीक है। जो प्लेटिलेट्स उनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, मेगाकार्योसाइट्स में, मेगाकार्योसाइट से प्रोड्यूस होती है। नंबर कितना है, 1.5 लाख से 3 लाख, ठीक है। और इनका मेन काम क्या है, कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की जो क्लोटिंग है उसके अंदर हेल्प करते हैं। ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड क्लोटिंग डिसऑर्डर, अगर इनकी जो नंबर है उसके अंदर कमी आ गई, रिडक्शन है, अगर कम होगी प्लेटिलेट्स तो क्या होगा, क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सेसिव लॉस हो जाएगा ब्लड का। फिर बात करेंगे अपन ब्लड ग्रुप की। एज यू नो, blood of humans being differ in certain aspects due it appears to be a similar, various types of grouping blood has been done to such grouping ABO RH negative are widely used all over the world, ठीक है। तो बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, ठीक है। इसके अंदर 2 टाइप के होते हैं, ABO और RH नेगेटिव, ठीक है। एक तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप हो गए, फिर ए नेगेटिव होता है कि बी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, ये चीजें अपन इसके अंदर देखेंगे। ये बात करेंगे ए बी ओ ग्रुपिंग की। ए बी ओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजेंस, ठीक है। 2 सरफेस एंटीजेंस के की प्रेजेंस या फिर एब्सेंस के बेसिस पर ए बी ओ ग्रुपिंग अपन देखेंगे। केमिकल्स, एंटीजन क्या है, केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। वो केमिकल एंटीजेंस वो केमिकल होते हैं जिनकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ऑन दी आरबीसीज नेमली ए एंड बी, ठीक है, आरबीसी पर प्रेजेंट होता है और ए या फिर बी, ए और बी ये 2 एंटीजेंस होते हैं। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन द रेस्पॉन्स टू एंटीजेंस, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स के प्लाज्मा है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 2 नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या है, वो प्रोटीन है जो किसके रेस्पॉन्स में निकली है, एंटीजेंस के रेस्पॉन्स में निकली है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप ऑफ ब्लड ए बी एंड ओ are given in table. You probably know that during blood transfusion any blood cannot be used. The blood of the donor has to be carefully matched with the blood of recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping, destruction of RBC. The donor compatibility is as shown. होता क्या है, जब ट्रांसफ्यूजन होता है, मतलब किसी को भी ब्लड देना होता है तो जो डोनर का ब्लड है वो रिसिपिएंट के ब्लड के साथ मैच किया जाता है। अगर मैच होता है तो ही वो ब्लड उसको
दिया जाता है। अगर नहीं होता, अगर अपन ब्लड मैच नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी, ठीक है। क्या होता है क्लम्पिंग, आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब बात करते हैं, देखो ब्लड ग्रुप कैसे देखते हैं अपन। देखो मान लो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो मेरी जो आरबीसी है उस पर एंटीजन क्या होगा, ए ही एंटीजन होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन जैसा ब्लड ग्रुप होगा सेम वैसा ही एंटीजन होगा, ठीक है, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही एंटीजन। लेकिन बात कहां अटकती है, बात अटकती है एंटीबॉडी पर, ठीक है। जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, लेकिन एंटीबॉडी होगी ऑपोजिट, ठीक है। मेरा ब्लड ग्रुप मान लो बी है तो एंटीजन कैसा होगा, सेम होगा, बी एंटीजन होगा, लेकिन एंटीबॉडी ऑपोजिट होगी तो एंटी ए, ठीक है। मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन कैसा होगा, ए बी हो सकता है और बी भी होगा, ठीक है, एंटीजन ए भी होगा और बी भी होगा, सेम सेम। एंटीबॉडी ऑपोजिट होगी तो ऑपोजिट क्या होगी, नील, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। ए बी जिसका ब्लड ग्रुप होगा उसके पास एंटीबॉडी नहीं होगी। ब्लड ग्रुप बात करें ओ की तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा, इनके पास नील होगा, ठीक है, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी ए भी होगी और एंटी बी भी होगी। अब बात कर लेंगे डोनर ग्रुप की। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मुझे ब्लड कौन कौन दे सकता है, ठीक है, मुझे ब्लड कौन डोनेट कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो डोनेट कर सकता है, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो डोनेट कर सकता है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मुझे बी वाला डोनेट कर सकता है और ओ वाला डोनेट कर सकता है। अगर मेरा ब्लड ए बी है तो मुझे ए बी वाला दे सकता है, ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। और अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो सिर्फ ओ दे सकता है, ठीक है। तो यहां से दो बातें समझ में आ गई अपन को कि जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है ना, जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप है वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, और जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ, ठीक है, ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप एंड हेंस ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स बोलेंगे उनको। पर्सन विद ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम person with AB as well as other group of blood, therefore such person are called universal recipient। ये मैंने आपको बता दिया कि जितने भी जैसे O वाले हो गए वो सबको दे सकते हैं तो उनको बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर, और AB वाले सबसे ले सकते हैं तो उनको बोलेंगे यूनिवर्सल रिसिपिएंट। फिर आगे चलते हैं, RH ग्रुपिंग की बात कर देंगे। Another antigen, the RH antigen similar to one present in rhesus monkey, rhesus monkeys के अंदर प्रेजेंट होता है ये RH एंटीजन, ठीक है, वो उसकी बात करेंगे। Hence RH is also observed on the surface of RBCs of majority nearly 80% of humans, ठीक है। जो रेसस मंकीज के अंदर पाया गया था जो RH, वो लगभग 80% जो ह्यूमंस हैं उनकी जो RBC है उन पर भी वो पाया गया है। Such individuals are called RH positive, जिनके अंदर ये RH प्रेजेंट है, ठीक है, वो कैसे होंगे, RH पॉजिटिव होंगे। और जिनके अंदर एब्सेंट है RH, जिनकी RBC पर RH नहीं है, तो वो कैसे होंगे, RH negative। And those in whom this antigen is absent are called RH negative। An RH negative person if exposed to RH positive blood, अगर RH negative person है, ठीक है, अगर उसको एक्सपोज कर दें अपन RH पॉजिटिव ब्लड के साथ में, ठीक है, जिसके पास RH नेगेटिव है उसको अपन RH पॉजिटिव के साथ में एक्सपोज करेंगे तो वो क्या करेगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन, RH एंटीजन के खिलाफ क्या बनाने लग जाएगा, स्पेशल एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा। देयरफॉर RH ग्रुप शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन से पहले RH ग्रुप को भी मैच करना चाहिए। A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between RH negative blood of pregnant mother with RH positive blood of fetus। देखो मान लो कोई मदर है उनका ब्लड कैसा है, RH नेगेटिव है, RH कैसा है, नेगेटिव, और उनका जो बेबी है प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट है वो, उनका जो बेबी है फर्स्ट बेबी, ठीक है, उसका ब्लड कैसा है, RH पॉजिटिव है। तो प्रेगनेंसी के जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे, प्रेगनेंसी में तो प्लेसेंटा से उनका जो सेपरेट है, मतलब ब्लड जो है आपस में मिक्स नहीं होता, लेकिन जब डिलीवर होता है उस टाइम पे चांसेस होते हैं कि वो उनके कांटेक्ट में आ जाए, जो बेबी का ब्लड है वो मदर के कांटेक्ट में आ जाए, तो उसका बेबी का ब्लड कैसा है, RH पॉजिटिव है, तो मदर के ब्लड में आएगा, तो मदर को जो है वो RH पॉजिटिव के डिफेंस में खिलाफ क्या बनाने लग जाएंगी, एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा उनका ब्लड,
तो क्या होगा, जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, जो सेकंड प्रेगनेंसी है उसके अंदर क्या होगा, अगर बेबी का ब्लड RH पॉजिटिव हुआ तो क्या करने लग जाएगी, इनके अंदर पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट है, मदर के अंदर RH पॉजिटिव के खिलाफ पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, तो वो क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी इनकी RBC, बेबी की जो RBC है उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी। ठीक है, तो अपन ये देख लेते हैं। RH antigen of the fetus do not get exposed to RH negative blood of the mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by the placenta। ये अपन बात कर चुके हैं, ठीक है, प्लेसेंटा से सेपरेटेड होते हैं दोनों, इसलिए वो आपस में मिलते नहीं। However, during the delivery of the first child there is a possibility of exposure of maternal blood to small amount of RH positive blood from the fetus। ठीक है, जब डिलीवर होती है उस टाइम पे दोनों मिक्स हो सकते हैं। In such cases, the mother start preparing antibodies against RH antigen in her blood। ठीक है, मदर जो है वो एंटीबॉडी बनाने लग जाती है अपने ब्लड के अंदर, ये अपन बात कर चुके हैं। In case of her subsequent pregnancy, मतलब बाकी आगे की जो प्रेगनेंसीज हैं उनके अंदर, the RH antibody from the mother RH negative can leak into the blood of the fetus RH positive and destroy the fetal RBC। और जो fetus की जो RBCs हैं उनको destroy करने लग जाती है। This could be fatal to the fetus के लिए जानलेवा हो सकता है, और could cause severe anemia, और उसके अंदर severe anemia कोज कर सकता है, and jaundice to the baby। ठीक है, severe anemia और jaundice कोज कर सकता है बेबी के अंदर। This condition is called erythroblastosis fetalis। इस कंडीशन क्या बोलते हैं अपन, erythroblastosis fetalis। This can be avoided by administering anti-RH antibodies। इसको अपन अवॉइड कर सकते हैं कैसे, जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, फर्स्ट बेबी डिलीवर हुआ तो उसके बाद में अपन क्या दे देंगे, मदर को एंटी-RH एंटीबॉडी दे देंगे। ठीक है, टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो क्या होगा, से जो आगे की जो प्रेगनेंसी है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करेंगे फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड की। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, योर वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड और फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूजुअली द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। ठीक है, अपन को जब भी कट लगता है तो अपने जो ब्लड है वो कंटिन्यूस ब्लीडिंग बाहर नहीं आती, मतलब ब्लीडिंग नहीं होती रहती है, कुछ टाइम के बाद में वो रुक जाती है। ठीक है, किसकी वजह से, क्लोटिंग कोगुलेशन की वजह से। ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लोटिंग इन रेस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रोमा। दिस इज ए मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये मैकेनिज्म है बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड प्रिवेंट करने का। You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of a cut or an injury over period of time. It is clot or coagulation formed mainly of network of threads called fibrins in which dead and damaged formed elements of blood are trapped। ठीक है, होता क्या है, अपने वो देखा होगा, आपको जब भी चोट लगती है तो डार्क रेडिश ब्राउन स्कम जैसा फॉर्म हो जाता है जहां पर इंजरी हुई है। ठीक है, अब जो क्लोट या फिर कोगुलम है, ठीक है, वो कैसे बनता है, वहां पर थ्रेड्स आ जाते हैं, थ्रेड्स से बन जाते हैं, तो उसी से वो क्या बनता है, क्लोट बनता है। थ्रेड्स किसके होते हैं, वो फिब्रिन्स। ठीक है, फिब्रिन्स होते हैं वो। ठीक है, जहां पर क्या होते हैं, जो डेड और जो डैमेज जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ब्लड के, वो आखिर वहां पर ट्रैप हो जाते हैं, तो उसी से वो क्या बनता है, क्लोट बनता है पूरा। Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin। ठीक है, थ्रोम्बिन से क्या बनता है, जो फिब्रिनोजन है वो फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बिन्स in turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin, an enzyme complex thrombokinase। ठीक है, ये जो रिएक्शन मैंने वन शॉट वीडियो के अंदर अच्छे से बता रखी है, तो वहां पर आप देखोगे ना उस वन शॉट वीडियो को, तो आपको बेटर क्लियरिटी आ जाएगी। is required for the above reaction. This complex is formed by a series of linked enzymic reaction। एक सीरीज चलती है enzymic linked reaction की, इसको बोलते हैं अपन cascade process। ध्यान में रखना, ये होती है cascade process involving number of factors present in the plasma in an inactive state। An injury or trauma stimulate the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation। ठीक है, जैसे कोई इंजरी होती है, कोई ट्रोमा होता है, तो जो प्लेटिलेट्स हैं, ठीक है, वो क्या रिलीज करती हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं जो कोगुलेशन या फिर क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको रिलीज करती हैं, और क्या होता है, क्लोटिंग होती है। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो एंड कैन इनिशिएट कोगुलेशन। ठीक है, कुछ फैक्टर्स टिश्यू भी रिलीज करते हैं, ठीक है, जहां पर इंजरी हुई है, ठीक है, कोगुलेशन इनिशिएट करने के लिए। कैल्शियम आयंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग। ये लाइन आप ध्यान में रखना, जो कैल्शियम आयंस है वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, क्लोटिंग के अंदर। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं।
बात करेंगे लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड की। As the blood passes through capillaries in tissue, some water along with many small water soluble substances move out into the spaces। ठीक है, जैसे ब्लड पास होता है कैपिलरीज के अंदर तो कुछ वाटर और उसके साथ कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस वो बाहर आ जाते हैं स्पेसेस के अंदर बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, टिश्यू की सेल्स है उनके बीच में, लिविंग द लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स। जो लार्जर प्रोटीन्स हैं और जो मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो अंदर ही रहते हैं ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है, और कुछ जो वाटर है वो बाहर आ जाता है। दिस फ्लूइड रिलीज आउट कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं अपन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है सेम वैसा लिम्फ के अंदर होता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का एक्सचेंज भी करते हैं ये बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर फ्रॉम थ्रू दिस फ्लूइड। ठीक है, सेल्स और ब्लड के बीच में जो न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, इसी फ्लूइड के थ्रू होता है, लिम्फ के थ्रू। एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स द फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन्स। ठीक है, एक नेटवर्क ऑफ वेसल्स है, ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, वो इस फ्लूइड को कलेक्ट करता है और वापस कहां छोड़ के आता है, वेन्स के अंदर छोड़ के आता है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। ठीक है, लिम्फ इज ए कलरलेस, लिम्फ कैसा कलरलेस फ्लूइड है कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। इनके अंदर लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स। लिम्फोसाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, लिम्फ के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स। फैट आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। ये अपन ने बात कर चुके हैं अपन डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर। इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं और वहां क्या होते हैं, लिम्फ होते हैं और किसके अंदर हेल्प करती हैं, फैट एब्जॉर्प्शन के अंदर। फिर बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन और क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी पाथवेज इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस इन विच ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पासेस थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटी इज कॉल्ड साइनसेस। ठीक है, ओपन के अंदर क्या होता है, ओपन के अंदर होता ये है कि एक लार्ज वेसल आती है और लार्ज वेसल से वो जो ब्लड है, ठीक है, वो कहाँ होता है, एक ओपन स्पेसेस होते हैं जहाँ पर टिश्यू जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन ओपन स्पेसेस को नाम दिया गया साइनसेस। उनके अंदर वो ब्लड रिलीज हो जाता है और वो सेल्स तक पहुंच जाता है। ये हो गया ओपन। इसके एग्जाम्पल है मोलस्का एंड आर्थ्रोपोड्स। Annelids and chordates have a closed circulatory system। Annelida और chordata के अंदर क्या होता है, closed circulatory system present होता है, in which the blood pumped by the heart is always circulate through a closed network of blood vessels। This pattern is considered to be more advantageous as flow of fluid can be more precisely regulated। इनके अंदर क्या होता है, network of blood vessel होता है और ये क्या है, ज़्यादा efficient है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और फ्लो ऑफ फ्लूइड को जो फ्लो है उसके लिए भी ये ज़्यादा एफिशिएंट है। All vertebrates possess a muscular chambered heart। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबके अंदर मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस हैव ए 2 चैम्बर्ड हार्ट। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब विद एन एट्रियम एंड ए वेंट्रिकल। एक एट्रियम होगा और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस एंड दी रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडाइल को छोड़ के जितने भी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा अपन को, मतलब 2 एट्रिया मिलेंगी और एक वेंट्रिकल मिलेगा। वेरस क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड ममल्स। क्रोकोडाइल है तो रेप्टाइल लेकिन उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल, बर्ड्स और ममल्स के अंदर पोजेस 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके अंदर, मतलब 2 अट्रिया होंगी और 2 ही वेंट्रिकल्स होंगे। इन फिशेस द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। गिल्स ऑक्सीजनेट कर देते हैं एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। ठीक है, जो गिल्स है वो क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजनेट करते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है बॉडी पार्ट्स के पास में, और बॉडी पार्ट्स से क्या होता है, वापस डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वापस क्या कहा जाता है, हार्ट के पास में। इसको बोलते हैं अपन सिंगल सर्कुलेशन। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम के अंदर कैसा आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फ्रॉम द गिल्स, लंग्स एंड स्किन, एंड द राइट एट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। और राइट एट्रियम के अंदर क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल व्हिच पंप्स आउट मिक्स्ड ब्लड इन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन
In birds and mammals, oxygenated deoxygenated blood received by the left and right atria respectively passes on the ventricles of the same side. The ventricles pump it out without any mixing. That is, two separate circulatory pathways are present in the organism. Hence, these animals have double circulation. Let's study human circulatory system. जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर आता तो अलग अलग अट्रिया के अंदर है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन वेंट्रिकल एक ही होती है, तो बाद में वो दोनों मिक्स हो जाते हैं वो ब्लड, ठीक है। ऐसा जो ममल्स हैं उनके, ममल्स और बर्ड्स के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है, उनके अंदर दोनों जो डीऑक्सीजनेटेड और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों सेपरेट होते हैं। फिर बात करेंगे अपन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कॉल्ड दी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर चैम्बर हार्ट। एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट है अपने पास, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड, ठीक है। अपने पास क्या है, मस्कुलर चैम्बर हार्ट है, ठीक है, और क्या है, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग, ठीक है, एक नेटवर्क है किसका, ब्लड वेसल्स का, उनके अंदर क्या है, ब्लड है। ब्लड क्या है, वो फ्लूइड है जो सर्कुलेट होता है। हार्ट इज द मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, ये वाली लाइन है वो ध्यान में रखना। हार्ट कैसा ऑर्गन है, मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। इट्स सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है। इन द बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में थोड़ा टिल्टेड होता है। इट हैज द साइज ऑफ क्लेंस्ड फिस्ट, ठीक है, क्लेंस्ड फिस्ट जैसी इसकी जितनी इसकी साइज होती है। इट इज प्रोटेक्टेड बाई ए डबल वोल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम, और ये प्रोटेक्टेड किससे होता है, डबल वोल्ड मेम्ब्रेनस बैग से ये प्रोटेक्टेड होता है, जिसको बोलेंगे अपन पेरिकार्डियम। एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। आवर हार्ट हैज 4 चेंबर्स, अपने हार्ट के अंदर 4 चेंबर होते हैं। टू रिलेटिवली स्मॉल, ऊपर वाले जो ऊपर होते हैं अट्रिया जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और जो वेंट्रिकल होते हैं वो बड़े होते हैं। ये चीज मैंने अच्छे से बता रखी है वन शॉट वीडियो के अंदर, तो आप मेक श्योर आप देख लो वो वीडियो। And 2 larger lower chambers called ventricles. A thin muscular wall called interatrial septum separates the right and left atria. Right और left atria को कौन separate करता है, interatrial septum. Whereas a thick walled the interventricular septum separate the left and the right ventricles. Left और right ventricle को कौन separate करता है, interventricular septum. The atrium and the ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called the atrioventricular septum. ठीक है, जो सेम साइड के जो एट्रियम और वेंट्रिकल है वो भी आपस में सेपरेटेड होते हैं, किससे, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से। हाउएवर ईच ऑफ दीज सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग थ्रू विच द 2 चेंबर्स ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड, ठीक है। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओपनिंग प्रेजेंट है, उनके अंदर ओपनिंग प्रेजेंट है, जिससे क्या होता है कि जो सेम साइड के जो अट्रियम और जो वेंट्रिकल है वो कनेक्टेड होते हैं आपस में। द ओपनिंग बिटवीन द राइट अट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट अट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है उसके बीच में जो क्या प्रेजेंट है, वॉल प्रेजेंट होते हैं, इज गार्डेड बाय ए वॉल फॉर्म्ड ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प्स, ठीक है। 3 मस्कुलर फ्लैप या फिर कस्प से वो क्या होते हैं, ऐसे वॉल होते हैं, जिसको बोलेंगे अपन ट्राइकस्पिड वॉल बोलेंगे आगे जाके, द ट्राइकस्पिड वॉल। Whereas a bicuspid or mitral wall guards the opening of left atrium and left ventricle. Right atrium और right ventricle के बीच में 3 वॉल होते हैं, जिनको बोलेंगे अपन ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। और जो लेफ्ट एट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल प्रेजेंट होते हैं, 2 वॉल होते हैं, इनको बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल्व, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू दी राइट, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है, ठीक है, इनटू दी पल्मोनरी आर्टरी एंड दी अवोर्टा, ठीक है। जो राइट एट्रियम है उसकी ओपनिंग कहाँ होती है, उससे क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे निकलता है अवोर्टा। ध्यान में रखना, राइट वेंट्रिकल से निकलेगा क्या, पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी, और जो लेफ्ट है उससे क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल उससे क्या निकलेगा, अवोर्टा। रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमील्यूनर वॉल्स, और इनके अंदर भी वॉल प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलेंगे सेमील्यूनर वॉल्स। The walls are in the heart allows the flow of blood in only in one direction. वॉल का काम क्या होता है कि वो मेक श्योर करें कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जाए, बैक फ्लो ना हो ब्लड का। फ्रॉम द अट्रिया टू द वेंट्रिकल, अट्रिया से वो वेंट्रिकल में चला जाए, एंड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और अवोर्टा, और जो वेंट्रिकल से वहां से पल्मोनरी आर्टरी या फिर अवोर्टा के अंदर चले जाए। दीज वॉल्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, जो बैकवर्ड फ्लो है उसको प्रिवेंट करते हैं ये जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ये। The entire heart is made of
कार्डियक मसल्स, जो अपना पूरा हार्ट है वो किससे बना हुआ है, कार्डियक मसल से बना हुआ है। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द अट्रिया, अपना में जो वॉल्स हैं, वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो अट्रिया की जो वॉल्स है उससे ज़्यादा थिक होती हैं। ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कोल्ड द नोडल टिश्यू, अपने जो हार्ट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर प्रेजेंट है, मसल्स है, जिसको बोलेंगे अपन नोडल टिश्यू, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे हार्ट के अंदर। ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के अंदर, राइट अपर कॉर्नर के अंदर एक पैच प्रेजेंट होता है जिसको बोलेंगे अपन साइनो आर्टेरियल नोड, ठीक है, SAN। Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium, एक तो राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर के अंदर होता है, एक लोअर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर होता है, राइट एट्रियम के अंदर ही। Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium, राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, कहां पर, क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के क्लोज प्रेजेंट होता है, कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, AV नोड बोलते हैं इसको, ठीक है। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, AV बंडल निकलता है, कंटिन्यूस फ्रॉम द AVN, AVN से, AV नोड से क्या निकलेगा, AV बंडल निकलेगा, विच पासेस थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से पास होता है, टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू जाता है, ठीक है, एंड इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल, और इमीडिएटली वो डिवाइड होता है किसके अंदर, राइट और लेफ्ट बंडल के अंदर डिवाइड होता है। दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स, ठीक है, अब इन जो ये ब्रांचेस हैं इनसे क्या निकलेंगे, माइन्यूट फाइबर्स निकलेंगे थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के अंदर ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स, एंड आर कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर्स, और उनको क्या बोलेंगे अपन, पुरकिंजे फाइबर्स। द नोडल मस्कुलेचर हैज एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, जो नोडल मस्कुलेचर है उसके एबिलिटी उसके पास है कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बिना कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई के वो क्या कर सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। दैट इट इज ऑटो एक्साइटेबल, वो क्या कैसा होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कुड बी जनरेटेड इन ए मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नोडल टिश्यू, ठीक है, नोडल टिश्यू के अलग अलग पार्ट पे वो वेरी करता है। जो SAN है अपना, ठीक है, जो SAN है, साइनो आर्टेरियल नोड जो है, कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है 70 to 75 पर मिनट, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी है उसको मेंटेन करता है और इनिशिएट करता है, उसके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है वो कौन, SAN। देयरफॉर इट इज कॉल्ड दी पेसमेकर, SAN को क्या बोलते हैं, पेसमेकर भी बोलते हैं। आर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन ए मिनट, एवरेज कितना है, 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो इसकी जो मैंने मैकेनिज्म है वो वन शॉट वीडियो के अंदर अच्छे से आप और समझ लोगे, वो अपने आप देख सकते हो, रिकॉर्ड हो चुकी है वीडियो, चैनल पे अपलोडेड है। कार्डियक साइकिल की बात करते हैं फिर, हाउ डज the heart function, let us take a look. To begin with, all the 4 chambers of heart are relaxed state, that is they are in joint diastole, अभी heart है पूरा relaxed है, joint diastole के अंदर है। As the tricuspid and bicuspid walls are open, अब जैसे ही tricuspid और bicuspid wall open होंगे, blood from the pulmonary vein and vena cava flows into the left and right ventricle, ठीक है, ब्लड कहां से, पल्मोनरी वेन से और वेना केवा से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, रेस्पेक्टिवली थ्रू दी लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, लेफ्ट और राइट एट्रिया से होते हुए कहां जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर। द सेमिल्यूनर वॉल्स आर क्लोज एट दिस स्टेज, और इस स्टेज पर क्या है, सेमिल्यूनर जो वॉल्स हैं वो क्या है, क्लोज्ड हैं। The SAN now generates an action potential which stimulates both the atria to undergo a simultaneous contraction, ठीक है। अब जो SAN है वो क्या जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, विच स्टिमुलेट्स बोथ दी एट्रिया, दोनों एट्रिया को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, और साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन होगा, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। द एट्री, इसको क्या बोलेंगे अपन, एट्रियल सिस्टोल। दिस इंक्रीज द ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज कर देगा अबाउट 30%, 30% से वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो। The action potential is conducted into the ventricular side, अब जो action potential है उसको ventricular side तक conduct किया जाता है by AVN and AV bundle, from where the bundle of his transmits it through the entire ventricular musculature, पूरे जो entire जो पूरा जो ventricular musculature है उसके अंदर transmit होता है action potential. This causes the ventricular muscle to contract, अब क्या होगा, ventricular muscles के अंदर भी contraction होगा, इसको बोलेंगे अपन ventricular systole. द अट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन, अब क्या हो जाएगा, जो अट्रिया है वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, इसको डायस्टोल
ठीक है, रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है, डायस्टोल, या फिर डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। Coinciding with the ventricular systole increase the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid wall। ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल अब बंद हो जाएंगे ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ना हो इसलिए। और ब्लड इनटू द अट्रिया एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है, फर्दर द सेमिल्यूनर वॉल्स गार्डिंग द पल्मरी आर्टरी राइट साइड एंड द अओर्टा लेफ्ट साइड। ठीक है, ये अपन बात कर चुके हैं। सेमिल्यूनर वॉल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आर फोर्स्ड ओपन, वो सेमिल्यूनर वॉल जो है वो ओपन हो जाते हैं, अलाउिंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स। ठीक है, इन वेसल्स से वो ब्लड पास होने लगता है ऑन टू द इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे। दस वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, अब जो वेंट्रिकल्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाती हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स causing the closure of semilunar walls। अब जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होंगी तो जो प्रेशर है वेंट्रिकल्स का वो भी कम हो जाएगा, तो जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी, विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। ये क्या प्रिवेंट करता है, बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। As the ventricular pressure declines further, the tricuspid and bicuspid wall are pushed open। जैसे ही और कम हो जाएगा वेंट्रिकुलर प्रेशर, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल है वो ओपन हो जाते हैं, एंड द अट्रिया एक्साइटेड बाय द ब्लड विच वाज बीइंग इम्पेटेड इनटू देम बाय द वेन्स। ठीक है, जो अट्रिया के अंदर जो ब्लड आया हुआ है वो वापस कहाँ आ जाएगा, वो कहाँ आएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। ये पूरी साइकिल चल रही है। The blood now once again moves freely into the ventricle. The ventricles and atria are now again in relaxed joint diastole state as earlier. Soon the SAN generates a new action potential and the events described above are repeated in that sequence and the process continues। ठीक है, ऐसे ही पूरी साइकिल बार बार चलती रहती है। This sequential events in the heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle। इसको क्या बोलते हैं अपन, कार्डिक साइकिल। एक बीट जो बनी, एक बार अपना दिल धड़क रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्डिक साइकिल। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टोल, सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, बोथ द अट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। एज मेंशन्ड अर्लियर द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, that is that many cardiac cycles are performed per minute। एक मिनट के अंदर बहुत सारी कार्डियक साइकिल्स होती हैं। From this it could be deduced that duration of cardiac cycle is 0.8 सेकेंड। ये कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है, 0.8 सेकेंड होती है। ध्यान में रखना, एक कार्डियक साइकिल की जो साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है, 0.8 सेकेंड। ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल के अंदर, ठीक है, एक ईच वेंट्रिकल जो है वो कितना ब्लड पंप करती है, 70 ml ब्लड पंप करती है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। अपन इस स्ट्रोक वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बीट्स कितनी है पर मिनट, उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपन क्या मिल जाएगा, कार्डिक आउटपुट मिल जाएगा। जैसे 72 बीट्स पर मिनट है तो इसको अपन इंटू कर देंगे 70 से, 70 ml क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम अपना, तो ये अपना आ जाएगा 5 लीटर। तो क्या है, कार्डिक आउटपुट। ठीक है, कार्डिक आउटपुट। Therefore, the cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and averages 5000 ml or 5 liter in a healthy individual। ये अपन बात कर चुके हैं, 5 लीटर आएगा। The body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output। ठीक है, अपनी बॉडी के पास एबिलिटी है कि वो कार्डियक आउटपुट को, स्ट्रोक वॉल्यूम को और हार्ट जो रेट है उसको अपन अल्टर कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। For example, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of an ordinary man। ठीक है, ज़्यादा कर सकते हैं अपन, कम तो क्या ही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक एथलीट है, ठीक है, उसकी जो हार्ट रेट है, ठीक है, उसका जो कार्डियक आउटपुट है वो एक ऑर्डिनरी मैन से ज़्यादा होता है। ठीक है, अपन जब भी कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं ना तो अपनी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड आर ऑब्जर्व प्रोड्यूस। जब कोई भी कार्डियक साइकिल चलती है तो 2 साउंड निकलते हैं, कैन बी इजिली हर्ड विथ थ्रू स्टेथोस्कोप। द फर्स्ट साउंड लब, लब एक साउंड निकलती है जो किसके क्लोजर से निकलती है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जब बंद होते हैं तो एक साउंड निकलती है लब। ठीक है, associated with the closure of tricuspid and bicuspid wall, whereas the second heart sound dub, जो सेकेंड हाफ साउंड है डब, इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल्स। जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं जब वो क्लोज होते हैं तो क्या कैसे साउंड आता है, डब। दीज साउंड्स आर क्लिनिकली
क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस मतलब अपनी जो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डायग्नोस करने के लिए हेल्प करती हैं। अब बात करेंगे ईसीजी की। You are probably familiar with the scene from a typical hospital television show. A patient is hooked up to a monitoring machine that voltage stresses on a screen makes the sound pip 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 as the patient goes into cardiac arrest. ठीक है, this type of machine electrocardiograph, ठीक है, ECG का मतलब क्या है, electrocardiograph, is used to obtain an electrocardiogram. It is a graphical representation of electrical activity of the हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी, स्टैंडर्ड ईसीजी अपन को अगर लेनी है तो पेशेंट को अपन कनेक्ट करेंगे 3 लीड से, कनेक्टेड विद द 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, 1 टू ईच रिस्ट, ठीक है, एक कान लगा देंगे अपन दोनों कलाइयों पर लगा देंगे और एक कान लगा देंगे लेफ्ट एंकल पर। दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड टू द हार्ट एक्टिविटी फॉर डिटेल इवेल्युएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन। मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। अगर अपन को डिटेल्ड चाहिए, ठीक है, तो अपन डिटेल ईसीजी चाहिए तो अपन हार्ट रीजन के अंदर, अपन चेस्ट रीजन के अंदर भी क्या लगा देंगे, लीड्स लगाएंगे। हियर वी विल टॉक अबाउट स्टैंडर्ड ईसीजी। यहाँ पर अपन सिर्फ स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करेंगे। ईच पीक ऑफ द इन द ईसीजी डिफाइंड विद ए लेटर पी टू टी और कॉरस्पॉन्ड्स टू ए स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। The P wave represent the electrical excitation or depolarization of the atria which leads to the contraction of the both atria, ठीक है, जो ये P wave है, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसका, अट्रिया का। द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। अब ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है, वेंट्रिकल्स का। which initiates the ventricular contraction. The contraction starts shortly after Q and marks beginning the systole, ठीक है, ये मतलब सिस्टोल का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन ही तो है, तो ये QRS कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन को, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। The T wave represents the return of ventricles from excited to normal state repolarization. The end of the T wave marks the end of systole. अब जो T wave है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को, ठीक है, रिपोलराइजेशन को कर रहा है। तो जो यहाँ पर क्या है, वेंट्रिकल्स जो है वो क्या हो गई, रिलैक्स हो गई है। Obviously, by counting the number of QRS complex that occur in a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual. Since the ECGs obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration, any deviation from this shape indicates a poses abnormality of or a disease, hence it is great clinical significance. क्या होता है कि हर एक वेव जो है उसका एक शेप होता है, उस शेप की अगर कोई गड़बड़ी होती है, ठीक है, शेप अगर सही नहीं आ रहा, मतलब कुछ ना कुछ इसके हार्ट के अंदर दिक्कत है, ठीक है, तो ये क्या है, क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर, जो हार्ट डिजीज है उनके डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करती है ईसीजी। और अपन QRS कॉम्प्लेक्स काउंट करके अपन हार्ट बीट पता लगा सकते हैं। बात करेंगे फिर डबल सर्कुलेशन की, जो कि ह्यूमंस के अंदर है। द ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाई ए फिक्स्ड रूट से ब्लड फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स, द आर्टरीज एंड वेन्स। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है, आर्टरी और वेन के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम, अंदर की जो लाइनिंग है वो किससे है, स्क्वैमस एंडोथेलियम, ट्यूनिका एंटाइमा बोलेंगे उसको। मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, जो मिडल लेयर है स्मूथ मसल्स की और इलास्टिक फाइबर की है उसको बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया। एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स, उसको बोलेंगे अपन ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। द ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स। वेन्स के अंदर जो मिडल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, वो कैसी होती है, थिन होती है आर्टरी के कंपेयर में। एज मेंशन्ड अर्लियर, द ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल, पहले बात कर चुके हैं अपन, जो ब्लड पंप करता है राइट वेंट्रिकल वो कहाँ एंटर करता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है, ठीक है। वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप इनटू द अवोर्टा, ठीक है, लेफ्ट वाला अवोर्टा के अंदर, राइट वाला पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी इज पास्ड ऑन टू द लंग्स फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन्स इनटू लेफ्ट एट्रियम। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको क्या बोलेंगे अपन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। इसको हम मैं बेटर क्लियरिटी के लिए आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ठीक है, वन शॉट वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये अपना क्या है, राइट एट्रियम है, ठीक है, और ये कैसा है अपना लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, और ये कैसा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सामने वाले बंदे की देख रहे हैं इसलिए ये आपके लिए ऑपोजिट होगा। यहाँ से क्या निकली, यहाँ से निकली अपनी पल्मोनरी आर्टरी,
ठीक है, जो कहाँ जाएगी, लंग्स के पास में, यहाँ क्या है, लंग्स है, ठीक है। ये कौन सी होगी, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। और जो लेफ्ट या इसके अंदर कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर अपने क्या है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स है, ठीक है। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल के अंदर, और वो पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया, लंग्स के अंदर, ठीक है। ये कौन सी होगी, वेना केवा है, वेना केवा, ठीक है। अब लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, ठीक है, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी वेन की हेल्प से, पल्मोनरी वेन, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगी, अवोर्टा निकलेगी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स लेके जाएगी, ऑर्गन्स तक लेकर जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा खेल है, इसमें ये बता रखा है। The oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries at arterioles and capillaries to the tissues, ठीक है। ये बात मैंने बताई कि जो aorta है वो लेके जाता है, जो oxygenated blood है उसको लेकर जाता है कहाँ तक, ऑर्गन्स तक, ठीक है। इसके अंदर पूरा नेटवर्क होता है ब्लड आर्टरियोल्स का, आर्टरीज का, कैपिलरीज का। From where the deoxygenated blood is collected by system of venules, ठीक है। जो वेन्स है उनका एक सिस्टम होता है, वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा का पूरा एक सिस्टम होता है, उससे जो ब्लड है, जो ऑर्गन्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लाया जाता है कहाँ तक, वो लाया जाता है हार्ट तक, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन, राइट एट्रियम के अंदर लाया गया है, ठीक है। ये मैंने बुरा बताया आपको, राइट एट्रियम के अंदर है। दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको क्या बोलेंगे अपन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस टू द टिश्यू एंड टेक्स CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे फॉर एलिमिनेशन। ए यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर, लीवर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में एक यूनिक कनेक्शन, वेस्कुलर कनेक्शन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। किसके बीच में, डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर के बीच में। द हिपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन है वहां से ब्लड कैरी करती है हिपेटिक पोर्टल वेन टू द लीवर, लीवर तक। इट इज डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, और उसके बाद में वो जो ब्लड है वो कहाँ डिलीवर हो जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। ए स्पेशल कोरोनरी सिस्टम, ये ध्यान में रखना, ये वाली लाइन जो है वो ध्यान में रखना, एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम होता है ब्लड वेसल का, ठीक है, इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। अब जो हार्ट है, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, ठीक है। अब हार्ट वो भी तो मसल्स का ही बना हुआ है, तो मसल्स का बना हुआ है, ठीक है, तो मसल्स का बना हुआ है तो क्या होगा, उसको भी ब्लड की जरूरत होगी, तो उसको ब्लड की जरूरत होगी, उसके लिए क्या है, एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये वाली प्रेजेंट होती हैं, तो वो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन कराती हैं हार्ट के अंदर। ये मैंने अभी आपको बता दिया, ये वाला सिस्टम, ये डायग्राम, ठीक है। ये बने बॉडी पार्ट्स हो गए, यानी बॉडी पार्ट्स हैं, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किससे, वेना केवा से आया, ठीक है। कहाँ आया, राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल से कहाँ गए, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास में, लंग्स से वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आए, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर डोर्सल अओर्टा से कहाँ गए, लंग्स के पास में। ये मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। ये आप देख लो, वेन आर्टरी है और ये आ गई वेन अपनी, ठीक है। वेन के अंदर जो ल्यूमन है वो ज़्यादा होता है, ल्यूमन ज़्यादा होता है, और जो आर्टरी है उसके अंदर ल्यूमन कम होता है, इस वजह से जो आर्टरी है उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, और वेन के अंदर कंपेरेटिवली ब्लड का जो प्रेशर है वो कम होता है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, ठीक है। जो नॉर्मल एक्टिविटीज है हार्ट की वो इंट्रिंसिकली रेगुलेट होती हैं, ऑटो रेगुलेटेड है, ठीक है, बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स। नोडल टिश्यू जो है वही तो करते हैं अपना सारा काम, हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, ठीक है। नोडल टिश्यू क्या है, मसल्स हैं, ठीक है। नोडल टिश्यू क्या है, SAN, ठीक है, और एवीएन ये क्या है, मसल्स ही तो है, तो कैसा है अपना हार्ट, कैसा है, मायोजेनिक हार्ट है, ठीक है। वही ऑटो एक्साइटेबल है, ठीक है, आप वही धड़कन बनाते हैं सारी, ठीक है। तो SAN और AVN ये क्या मसल्स हैं, तो ये क्या है अपना मायोजेनिक हार्ट है, मायो वर्ड मसल्स के लिए होता है, तो मायोजेनिक हार्ट अपना। A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system ANS. Neural signals through the sympathetic nerve part of ANS can increase the heart rate beat. ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक स्पेशल न्यूरल सेंटर भी प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, जो कार्डियक एक्टिविटी मॉडरेट करता है। जैसे ये जो अपना ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है ANS, इस यहाँ से न्यूरल सिग्नल्स आते हैं किसके थ्रू, सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्व्स क्या है, पार्ट है ANS का ही, ठीक है। इंक्रीज द रेट हार्ट बीट की जो रेट है उसको इंक्रीज कर देता है ये। ऑन दी अदर हैंड
द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कभी मतलब आपने कुछ देख लिया, आप डर गए, तो आपकी हार्ट बीट वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। On the other hand, parasympathetic neural signal, another component of ANS, decrease the heart rate, heartbeat, speed of conduction of action potential and thereby cardiac output. Adrenal medullary hormones can also increase the cardiac output. एक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स भी आते हैं, ठीक है, वो भी ANS का ही पार्ट है। ठीक है, तो वो क्या करता है, डिक्रीज कर देगा हार्ट बीट। ठीक है, उसका वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा हार्ट बीट। ठीक है, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल का जो स्पीड है कंडक्शन की उसको डिक्रीज कर देता है। एक एड्रेनल मेडुलरी जो हॉर्मोन्स हैं वो भी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज द टर्म ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। नॉर्मल कितना है, 120 सिस्टोलिक प्रेशर और 80 डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, इन द मेजरमेंट 120 mmHg millimeter of mercury pressure is the systolic और pumping pressure and 80 mmHg is the diastolic pressure और resting pressure. If repeated checks of blood pressure of an individual, अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर अपन चेक कर रहे हैं और वो बार बार 140, 90, 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक प्रेशर से ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो किसी कैटेगरी में है, हाइपरटेंशन। It shows hypertension. High blood pressure leads to heart disease and also affect vital organs like brain and kidney. अगर बार बार किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो क्या होगा, उसको हार्ट डिजीज हो जाएंगी और उसकी जो ब्रेन और जो किडनी है, ठीक है, उसको वो डैमेज कर सकता है। फिर बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज को। अफेक्ट्स द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। ठीक है, कौन सी वेसल्स को अफेक्ट करता है ये एथेरोस्क्लेरोसिस, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, जो वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं उनको ये अफेक्ट करता है, हार्ट मसल्स को जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं। इट इज कॉज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, किसके डिपोजिशन से होता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है और फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, जो आर्टरीज है वो नैरोवर हो जाती हैं और ब्लड सही से इफिशिएंटली पहुंच नहीं पाता, कहां तक, जो कार्डियक मसल्स है वहां तक। फिर बात करेंगे एंजाइना की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना को एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। ए सिम्टम ऑफ अक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है, चेस्ट के अंदर पेन होगा बहुत ज्यादा। appears when no enough oxygen is reaching to the heart muscles। और जब हार्ट मसल्स हैं उनके पास में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचेगी, ठीक है, ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, अक्यूट चेस्ट पेन होगा। ठीक है, वो क्या है, एंजाइना। एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज। ठीक है, एंजाइना जो है मैन और वुमेन किसी भी एज में हो सकता है, मतलब कोई भेदभाव नहीं करता है ये। ठीक है, बट इट इज मोर कॉमन अमंग मिडल एज एंड एल्डरली। लेकिन ज्यादातर कहां देखा गया है, मिडिल एज मैन वुमेन के अंदर, ठीक है, और एल्डरली जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर देखा गया है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो। ये क्यों होता है, वो कंडीशंस जो ब्लड फ्लो को अफेक्ट करती हैं उनकी वजह से ये होता है। फिर बात करेंगे हार्ट फेलर की। हार्ट फेलर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो नीड है, ठीक है, बॉडी की अपनी जो नीड है उसको मतलब पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहा है अपना हार्ट अपना पंप तो कर रहा है लेकिन उतना इफिशिएंटली पंप नहीं कर रहा कि अपनी जो बॉडी की जो पूरी नीड है वो पूरी फुलफिल हो पाए। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलर। इसको कई बार कंजेस्टिव हार्ट फेलर भी बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। जो लंग्स का जो कंजेशन है वो मेन सिम्टम होता है कंजेशन ऑफ हार्ट या फिर हार्ट फेलर का। हार्ट फेलर इज नॉट एज सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट जैसा नहीं होता हार्ट फेलर। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट के अंदर जो हार्ट अपना वो बिल्कुल बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, काम ही नहीं करता, मतलब बिल्कुल धड़कन बंद हो जाती है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट के अंदर व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, तो वो हार्ट फेलर नहीं होता। कार्डियक अरेस्ट अलग होता है। हार्ट फेलर के अंदर ब्लड पंप करता है लेकिन इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं करता। ठीक है, और एक हार्ट अटैक होता है। ठीक है, हार्ट अटैक भी क्या होता है, उसके अंदर जो हार्ट मसल्स हैं वो सडनली डैमेज हो जाती हैं। क्यों डैमेज हो जाती हैं, हार्ट मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, इसलिए वो क्या हो रही है, डैमेज हो गई, सडनली डैमेज हुई है, वो क्या हुआ, हार्ट अटैक हो गया। कार्डियक अरेस्ट के अंदर ब्लड बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है बीटिंग। ठीक है,
और जो हार्ट फेलियर है उसके अंदर ब्लड पंप तो करता है लेकिन इफेक्टिवली नहीं करता। तो ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी रिव्यू है, वन शॉट वीडियो देख लेना, उसके अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप एक बार रीडिंग लगा लेना अपने चैप्टर की, तो आपका जब जो चैप्टर है वो आपके टिप्स पर होगा। ठीक है, वन शॉट वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं है, 55 मिनट का वीडियो है, एक पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, हर एक चैप्टर आपको ऐसे ही मिलता जाएगा। 10 जून का अपना टारगेट है, 10 जून तक अपन कंप्लीट कर लेंगे अपना सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल और इंस्टा हैंडल आ रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, तो आप वहां पर मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, इंस्टा पे आप फॉलो कर लो। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स, ये सब सारे मटेरियल मिलता जाएगा आपको, तो कोई इशू नहीं है, वहां पर आप ज्वाइन कर लो। इंस्टा पे आप फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच।